नेक्स्ट लिखो, न्यूजीलैंड टू रिवोक द वर्ल्ड फर्स्ट लॉ बैनिंग टोबैको सेल्स। इससे पहले न्यूजीलैंड ने वर्ल्ड में पहला ऐसा कंट्री बना था जिसने टोबैको सेल को बैन कर दिया था पूरी कंट्री में। ठीक है, तो उन्होंने अब उन लॉज को रिपील कर दिया है। रिवोक करना और रिपील करना होता है कैंसिल करना। ठीक है, तो दोनों ही चीजें लिख लेना। लास्ट ईयर न्यूजीलैंड इम्प्लीमेंट ए लॉ बैनिंग टोबैको इन द होल कंट्री। तो वो पहला ऐसा कंट्री बना था जिसने टोबैको सेल को पूरी की पूरी कंट्री में बैन कर दिया था, और अभी उन्होंने रिवोक कर दिया उसको। नई गवर्नमेंट बनी है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, नई गवर्नमेंट बनी है, तो उन लॉज को रिवोक कर दिया उन्होंने। लास्ट ईयर? हाँ, लास्ट ईयर नहीं पूछेगा, बस यही पूछा जा सकता है, विच वाज द फर्स्ट कंट्री टू इम्प्लीमेंट ए लॉ बैनिंग टोबैको सेल इन द होल कंट्री। न्यूजीलैंड जो है वो डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए काफी फेमस है। फेमस फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ डेयरी प्रोडक्ट्स। न्यूजीलैंड की कैपिटल है वेलिंगटन। वेलिंगटन है कि वेलिंगटन है? वेलिंगटन मिलेगी शायद, वेलिंगटन। हाँ, वेलिंगटन है। डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए काफी फेमस है, ये याद रखना। और न्यूजीलैंड ने टोबैको सेल को बैन किया था पहले, अब उसको रिपील कर दिया उस लॉ को। क्या हुआ? हाँ, ये हमने पहले भी कवर किया था। इंडिया टू पुल आउट मिलिट्री पर्सनल इन 2 फेज इन मालदीव्स। ठीक है, कैपिटल क्या है मालदीव्स की? माले। ठीक है, तो ये तो लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। और प्रेसिडेंट कौन है? मोहम्मद मोइजू। ठीक है। कैबिनेट इन अप्रूव बाइलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी विद यूएई। यूएई मत लिखो, बस मैं एक बार दोबारा से आप लोगों को ये समझा देता हूँ, एफडीआई, एफआईआई और एफपीआई। ठीक है, क्योंकि बाइलेटरल ट्रीटी होती है 2 कंट्रीज के बीच में, मल्टीलेटरल 2 से ज्यादा के बीच में। ठीक है, किसी को ये नहीं पता तो वो लिख लेना। बाइलेटरल का मतलब बिटवीन 2 कंट्रीज, और मल्टीलेटरल 2 से ज्यादा कंट्रीज में। तो ऐसी बाइलेटरल ट्रीटीज हम बहुत करते हैं। ठीक है, तो एफडीआई हम लोगों ने पहले भी की थी 3 टर्म। पहले तो ये देख लो, इंडिया में एक मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के नीचे एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, ये डिपार्टमेंट एफडीआई, एफपीआई और एफआईआई इन्वेस्टमेंट जो होती है उनको रेगुलेट करता है। ये डिपार्टमेंट रेगुलेट करता है इनको। इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड।
मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, और ये FDI, FPI या FII इंडिया में कितना आएगा, कौन से फील्ड में कितना लग सकता है, उसको रेगुलेट करता है। क्योंकि कुछ फील्ड ऐसे होते हैं जहां पे 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पॉसिबल नहीं होती है। पहले एक बार लिख लो, फिर समझाता हूं। डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, IT का मतलब इंटरनल ट्रेड। मिनिस्टर हैं कॉमर्स के पीयूष गोयल। डन। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। डायरेक्ट, इंस्टीट्यूशनल और ये फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। I का मतलब इन्वेस्टमेंट है, F का मतलब फॉरेन है, हर एक में। डायरेक्ट, इंस्टीट्यूशनल और पोर्टफोलियो। बताएगा कोई? आपने से बताया था मैंने पहले कि क्या डिफरेंस होता है। हाँ X, ठीक है। FDI लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है। अगर कोई फॉरेन पर्सन या कोई कंपनी या कोई फर्म लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करता है इंडिया में लंबे टाइम के लिए, लॉन्ग टर्म को जनरली बोलते हैं मोर देन 1 ईयर, 1 साल से ज्यादा के लिए अगर कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो। लेकिन 1 साल से ज्यादा नहीं होता, जनरली ये कई सालों के लिए होता है। 8 साल, 10 साल, 20 साल के लिए कोई इन्वेस्टमेंट आई है, किसी पर्सन ने या किसी कंपनी ने की है, तो उसको बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ये दोनों शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कितना शॉर्ट टर्म हो सकता है, 1 दिन के लिए भी हो, ठीक है। ये पैसा मोस्टली इंडिया के फाइनेंशियल मार्केट में लगता है। ये दोनों फाइनेंशियल मार्केट में लगता है इंडिया के पैसा। और बताओ, हाँ क्या और क्या बता सकते हैं उनके बारे में? बैठो। इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है। मतलब किसी पर्सन ने FDI के थ्रू लेट्स सपोज कोई कंपनी ओपन कर ली इंडिया में किसी कंपनी में, या फिर सपोज कोई फुटवेयर इंडस्ट्री है, वहां पे पैसा लगा दिया, ठीक है। और कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ओपन कर दी फुटवेयर बनाने की, तो उसमें जॉब मिलेगी लोगों को, ठीक है। वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होगा। ऐसा तो है नहीं कि आज कंपनी स्टार्ट की कल बंद कर देंगे, क्योंकि हजारों करोड़ों रुपए लगा हुआ है, ठीक है। तो इसमें जॉब एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है। ये पैसा फाइनेंशियल मार्केट में लगता है। फाइनेंशियल मार्केट में लगे हुए पैसे में कोई खास एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं होता है, ठीक है। अब इन दोनों में भी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में फर्क ये होता है, शॉर्ट टर्म मनी है जो इंडिया के फाइनेंशियल मार्केट में लगता है, जो फॉरेनर लगाते हैं। नाम से ही पता लग रहा है कि फॉरेन के पर्सन जो है वो इन्वेस्ट करेंगे, या तो कोई पर्सन इन्वेस्ट करेगा या कोई इंस्टीट्यूशन इन्वेस्ट करेगा, कोई कंपनी, कोई फर्म, कोई भी इन्वेस्ट कर सकता है, ठीक है। तो ये फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होता है एक ही फील्ड में, इन ए सिंगल फील्ड, सिंगल सेक्टर बोल लो, एक सिंगल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट होगी। जैसे फॉर एग्जांपल फार्मा एक सेक्टर है, ठीक है। देन उसके बाद बैंकिंग एक सेक्टर है,
ठीक है, एग्री प्रोडक्ट्स, एग्रो इंडस्ट्री बोल लो, एक सेक्टर है, तो स्पेसिफिक सेक्टर में पैसा लगेगा तो वो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है, और मल्टीपल सेक्टर्स में पैसा लगेगा तो वो FII है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। अब ये लोग क्यों इन्वेस्ट करते हैं, FDI, FII, FPI, ये क्यों आता है? क्योंकि लोगों को रिटर्न ज्यादा चाहिए पैसे पे, जो उनके पास पैसा है उस पे इन्वेस्ट वहीं करेंगे जहां पे ज्यादा रिटर्न मिलता होगा। तो इंडिया एक इमर्जिंग इकोनॉमी है। इमर्जिंग इकोनॉमी का मतलब है कि उभरता हुआ, डेवलपिंग कंट्री है। तो डेवलपिंग कंट्री में स्कोप बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि कोई चीज बढ़ रही है, ठीक है, ग्रो हो रही है, तो उसमें पैसा लगाने का ज्यादा बेनिफिट है। जहां पे ऑलरेडी ग्रोथ पीक पे आ चुकी है वहां पैसा कम लगाएंगे। लग रहा है कि इस फील्ड में ग्रोथ ज्यादा है तो उस फील्ड में पैसा ज्यादा लगेगा। तो इमर्जिंग कंट्रीज के अंदर पैसा लगता है, और ये लगाती वो कंपनीज और पर्सन हैं जो डेवलप्ड कंट्री में बैठे हैं, जैसे बिल गेट्स है, ठीक है, जैसे इलोन मस्क है। तो ये लोग काफी रिच हैं, इनके पास पैसा है, तो ये अपने पैसे को इमर्जिंग मार्केट में लगाना प्रीफर करते हैं, क्योंकि वहां पे इनको रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट ज्यादा होता है। ठीक है, वारन बफे है, एक पर्सन है वारन बफे, वो इन्वेस्टमेंट के थ्रू ही उसने सारा पैसा कमाया है, ठीक है, तो वो इन्वेस्टमेंट करता है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग भी एक सेक्टर होता है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, ठीक है, या फिर इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड भी एक फील्ड होता है। तो जैसे आप लोग अभी 12th में हो, 12th के बाद एक प्रोग्राम होता है बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, BMS, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, BMS करके एक कोर्स होता है, तो आप वो करके इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जा सकते हो। या एक प्रोग्राम होता है बैचलर ऑफ फाइनेंस इन्वेस्टमेंट एनालिसिस, BFIA, एक होता है BMS, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज। ये दोनों प्रोग्राम आप 12th के बाद कर सकते हो ग्रेजुएशन में, ठीक है, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में बहुत कॉमन होते हैं ये दोनों प्रोग्राम अलग अलग कॉलेज में। अगर आपको ये कि मुझे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जाना है, या मुझे मतलब इन्वेस्टमेंट कंपनीज में जाना है, या मुझे खुद का इन्वेस्टमेंट फर्म स्टार्ट करना है, तो उसके लिए ये कोर्सेज प्रिफरेबल होते हैं। या फिर आपने कोई ऐसा कोर्स किया हो कि CA, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, या आप फाइनेंस सेक्टर में कोई कोर्स कर लो। फाइनेंस सेक्टर में क्या हो सकता है, जैसे MBA हो सकता है, ठीक है, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, MBA फाइनेंस के फील्ड में आपने कर लिया, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन MBA आप बहुत सारे फील्ड में कर सकते हो, जैसे फाइनेंस में कर सकते हो, HR में कर सकते हो, ह्यूमन रिसोर्स, ऑपरेशंस में कर सकते हो। ऑपरेशन होता है जहां पे किसी कंपनी में वो मैनेजर जो ये देखता है कि उस कंपनी में कोई प्रोडक्ट अगर बन रहा है तो कैसे बन रहा है, पूरा ऑपरेशन देखता है उसका। ठीक है, फाइनेंस मैनेजर वो होता है जो किसी कंपनी का पूरा फाइनेंस संभालता है। HR वो होता है जो कंपनी में रिक्रूटमेंट्स को संभालता है पूरी की पूरी। सेल्स और मार्केटिंग मैनेजर वो होता है जो प्रोडक्ट बनाए उसको सेल करेगा। ठीक है, आजकल तो IT मैनेजर भी आ गए हैं, ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मैनेजर। तो ये अलग अलग फील्ड होते हैं जो आप स्पेसिफिक चूज कर सकते हो मास्टर प्रोग्राम में। तो आप जैसे 5 ईयर इंटीग्रेटेड MBA कर लिया, 5 साल का इंटीग्रेटेड MBA कर लिया, तो वहां पे पहले 3 साल तो आप नॉर्मल बिजनेस को समझोगे और अगले 2 साल स्पेसिफिक समझोगे। ठीक है, तो जैसे मैंने अभी ये बताया कि ये दोनों DU में प्रोग्राम है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज और बैचलर ऑफ फाइनेंस इन्वेस्टमेंट एनालिसिस, BFIA। बाकी कई जगह से और भी कर सकते हो इनको। ठीक है, ये 12th के बाद कोर्सेज है तो किए जा सकते हैं इंडिया में, और उनमें स्कोप है बहुत ज्यादा। तो इमर्जिंग इकोनॉमीज में पैसा लगता है, और लगाती वो है वो पर्सन या वो फर्म जो डेवलप्ड कंट्री में बैठे हैं। ऐसा नहीं है कि डेवलपिंग वाले नहीं लगाते, जैसे इंडिया में भी रिलायंस का खुद का एक फंड है। मोस्ट ऑफ द जितने भी बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउस होते हैं उनका एक पैरेलल में फंड होता है खुद का। फंड का मतलब है कि उनका एक पैसा होता है कि 9,000 करोड़, 10,000 करोड़, 1 लाख करोड़, ये रुपया उनको जस्ट इन्वेस्ट करना है किसी न किसी कंपनी में, किसी न किसी फाइनेंशियल मार्केट में,
तो इन्वेस्ट करते हैं वो उसको। ये नॉर्मली हर एक कॉर्पोरेट हाउस के पास होता है, उनका खुद का एक फंड होता है, उस फंड को मैनेज करने के लिए फंड मैनेजर रखे जाते हैं जो फंड को मैनेज करेंगे कि वो पैसा कहाँ लगे। वो फंड मैनेजर ये इस तरह के प्रोग्राम करते हैं ताकि उनको पूरी वर्ल्ड की फाइनेंशियल मार्केट को वो एनालाइज करते हैं और फिर वो देखते हैं कि कहाँ ये पैसा लगना चाहिए। ठीक है, तो ये उसके लिए प्रोग्राम होते हैं। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग बोलते हैं इसको जनरल टर्म में, कि आप इन्वेस्टमेंट करोगे, ठीक है, किसी दूसरे के लिए। हाँ, जब ये प्रोग्राम करते हो तो आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन पार्ट आपका ज्यादा स्ट्रोंग होना चाहिए कि आप कैलकुलेशंस कर पाओ, कि क्योंकि कैलकुलेशन से ही चलनी है ये सारी चीजें। ठीक है, कैलकुलेशन पार्ट का मतलब ये है कि कम से कम आपका 10th क्लास का मैथ अच्छा हो काफी, जो बेसिक मैथमेटिक्स होता है। नेक्स्ट है सेंटर आस्क एम्प्लॉयर टू गिव मैटरनिटी लीव टू कंस्ट्रक्शन वर्कर्स। इससे पहले हम एक इश्यू समझेंगे कि इंडिया में जो वर्कफोर्स है, वर्कफोर्स का मतलब जो मैन एंड वुमेन आर एम्प्लॉयड, उसमें मैन, अगर मैं टोटल वर्कफोर्स की बात करूं इंडिया के, उस टोटल वर्कफोर्स को हमने एक और टर्म भी याद की थी, वेप, वर्किंग एज पॉपुलेशन। तो वेप एक अलग चीज है। वेप तो वो पॉपुलेशन है जो काम जिसको करना चाहिए, लेकिन क्या उनमें से सारे कर रहे हैं, वो एक अलग चीज है। तो इंडिया का जो वर्कफोर्स है वो है जो ऑलरेडी एम्प्लॉयड है। वेप वो है जो एम्प्लॉयड होना चाहिए था। तो वेप वर्कफोर्स के बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। हो सकता है कुछ लोग ऐसे हो जो काम कर ही ना रहे हो लेकिन उस एज में हो। ठीक है, तो हमने एक टर्म पढ़ी थी वेप, वर्किंग एज पॉपुलेशन। तो ये वर्कफोर्स के बराबर होना चाहिए किसी, अगर कोई कंट्री ऐसी है जो डेवलप्ड है या डेवलपिंग की लास्ट स्टेज में है, तो वहां ये मैक्सिमम इक्वल मिलेगा आपको, क्योंकि जितने लोग ज्यादा अर्न करेंगे उतना ही किसी कंट्री का इकोनॉमी बढ़ेगा। ठीक है, जितने कम लोग एम्प्लॉयड होंगे उतना ही कंट्री का इकोनॉमी नहीं बढ़ पाएगा। तो इंडिया में जो वर्कफोर्स है उसमें मैन इज टू वुमेन का रेशियो 3:1 है। मतलब वुमेन 2 एम्प्लॉयड ही नहीं है, मतलब वो काम नहीं कर रहे हैं। ये नहीं बोल सकते एम्प्लॉयड नहीं है, एम्प्लॉयबल तो हैं लेकिन दे आर नॉट इन द वर्कफोर्स। वर्कफोर्स में क्यों नहीं है? मतलब इंडिया के वर्कफोर्स में 66% मैन है और लगभग 33% वुमेन है। ये इंडियन गवर्नमेंट का डाटा है, एक्चुअल में इससे कम है। जो बोलते हैं एग्जैक्ट वो है लगभग 20% कि वर्कफोर्स में वुमेन्स का पार्टिसिपेशन बहुत कम है। रीजन, एक तो वो हाउस होल्ड वर्क में इन्वॉल्व रहते हैं और हाउस होल्ड वर्क को काउंट नहीं किया जाता वर्क में। ठीक है, हालांकि उस पर भी कई बार बात उठती है कि हाउस होल्ड वर्क को भी काउंट करना चाहिए, क्योंकि हाउस होल्ड वर्क कौन करेगा? अगर उस वुमेन को वहां से हटा दें और किसी दूसरी वुमेन को रखे तो उसको भी तो पैसा देना पड़ेगा ना। तो उस जो हाउस होल्ड वर्क है इंडिया में उसको जीडीपी में काउंट नहीं किया जाता। अगर उसको और काउंट करें तो इंडियन जीडीपी का साइज बहुत ड्रास्टिकली बढ़ जाएगा। तो एक तो हाउस होल्ड वर्क की वजह से, दूसरा इंडिया में मैटरनिटी लीव्स प्राइवेट फील्ड में अलाउड नहीं है। बहुत ज्यादा सी कंपनीज मैटरनिटी लीव देती नहीं है। तो वुमेन एक टाइम पे वर्किंग कर रही होती है, फिर वो मैटरनिटी लीव में चली जाती है तो कंपनी उसको निकाल देती है। तो उनको लगता है कि अब ये हमारे ऊपर लायबिलिटी हो गई है, इनको पैसा देना पड़ेगा, कि गवर्नमेंट का रूल ये है कि मैटरनिटी लीव्स आपको 26 हफ्ते की देनी पड़ती हैं, 26 वीक्स की। तो 26 वीक कोई भी कॉर्पोरेट घर से पैसा नहीं देना चाहता। ठीक है, तो गवर्नमेंट को फोर्सफुली उस चीज को करवाना पड़ता है। ठीक है, तो हमने पढ़ रहे ना, सेंटर आस्क एम्प्लॉयर टू गिव मैटरनिटी लीव टू कंस्ट्रक्शन वर्कर, कि कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को मैटरनिटी लीव दो, नहीं दे रहे अभी। ना देने से क्या होता है, फिर वो वर्कफोर्स से बाहर हो जाते हैं और दोबारा से री एंट्री करना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। इसलिए आप देखोगे किसी भी कंपनी में कहीं पे भी जाके हमेशा आपको दिखेगा वर्कफोर्स में वुमेन का पार्टिसिपेशन बहुत कम है। ठीक है, होना चाहिए 50-50%।
50-50% का मतलब ये नहीं है कि 50% मेल घर बैठेंगे और 50% वुमेन घर बैठेंगे और 50% काम करेंगे। 50% का मतलब ये है कि वुमेन और मैन जितने हैं स्ट्रेंथ में वो लगभग 50-50% है, तो वो सारे के सारे इंप्लॉयड हो। मतलब जब ये 66-50% होगा तो नंबर ऑफ पर्सन्स तो उतने ही रहेंगे जो इंप्लॉयड थे। ये 50% इसलिए हो जाएगा क्योंकि ये स्ट्रेंथ बढ़ गई। ठीक है, होना चाहिए, आइडियल होना चाहिए 50-50%, लेकिन वो इंडिया में है नहीं, है 80-20 एक्चुअल में। गवर्नमेंट कहती है 66-33% है। ठीक है, ये गवर्नमेंट का डाटा है। तो गवर्नमेंट को इन्फोर्स करना पड़ता है इस चीज को कि मैटरनिटी लीव दो, क्योंकि एक बार वुमेन वर्कफोर्स से आउट हो जाती है तो उसको री एंट्री इम्पॉसिबल हो जाती है फिर। ठीक है, और कोई भी एम्प्लॉयर हायर करते वक्त ये देखता है कि वुमेन है, मैरिड है, दे डोंट हैव किड, तो इनको अगर हम रखेंगे तो कुछ टाइम के बाद दे विल आस्क फॉर मैटरनिटी लीव, तो वो प्रीफर करते हैं उनको ना ही अपॉइंट करें। तो ये भी एक बड़ा रीजन है वुमेन्स का वर्कफोर्स में ना होना। ये इंडिया में ही है, अगर आप डेवलप्ड कंट्रीज में चले जाओगे, यूएसए जैसी, वहां पे इक्वल है वर्कफोर्स में। ठीक है, वो मैटरनिटी लीव्स देते हैं। इवन जो हमने पढ़ी थी स्कैंडिनेवियन कंट्री, वहां पे तो पैटर्निटी लीव भी मिलती है, मतलब फादर को भी लीव मिलती है बेबी होने पे। अराउंड एक कोई कंट्री, शायद स्वीडन है किसने, उन्होंने स्टार्ट किया था, स्वीडन या फिनलैंड ने, तो वो 6 महीने के राउंड की लीव देते हैं, फादर को भी देते हैं और मदर को भी देते हैं फॉर द चाइल्ड केयर। और गवर्नमेंट, जिनके फादर या मदर गवर्नमेंट फील्ड में है, वो उनको पता भी होगा, नहीं तो नहीं पता है तो पूछना, उनको मिलती हैं। फादर भी ले सकता है, चाइल्ड केयर लीव्स होती हैं जो अलाउड होती है लेना। ठीक है, और मदर भी ले सकती है चाइल्ड केयर लीव। ठीक है, और उसका मतलब ये नहीं है कि बेबी छोटा है तो ही ले सकते हैं, वो कभी भी ले सकते हैं, 18 तक ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये चीजें वुमेन को हिंडर कर रही है वर्कफोर्स में इंटर करने के लिए, क्योंकि उनको लगता है वुमेन्स को तो ये रिक्वायर्ड होंगी। ठीक है, तो अभी आप ये एक तो ये याद रखना, इंडिया में मैटरनिटी लीव कितने वीक की मिलती हैं? 26 वीक्स के लिए मिलती हैं गवर्नमेंट की तरफ से। दूसरा, अभी आप ये याद रखना कि गवर्नमेंट ने कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए बोला है कि उनको मैटरनिटी लीव मिलनी चाहिए। तो पूछा ऐसा कुछ जा सकता है, इन विच फील्ड गवर्नमेंट हैज अलाउड मैटरनिटी लीव्स। ठीक है, या आस्क द एम्प्लॉयर टू गिव मैटरनिटी लीव्स, तो वह कंस्ट्रक्शन वर्कर। कंस्ट्रक्शन जितना भी वर्क है ना इंडिया में, वो मोस्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन वर्क अनऑर्गेनाइज्ड फील्ड में है। ठीक है, जब मैं बोल रहा हूं अनऑर्गेनाइज्ड फील्ड में है, दैट मीन्स वो चीज गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर्ड नहीं है। अब जितने भी ये मतलब जो मिस्त्री होते हैं जो काम करते हैं, घरों में घर बनाते हैं, ये कोई रजिस्टर्ड थोड़ी है किसी भी इंडियन गवर्नमेंट के साथ, तो ये अनऑर्गेनाइज्ड फील्ड है मोस्टली। ठीक है, तो इस चीज पॉइंट को आप कहीं लिख लेना कि वो मतलब रेशियो कितना है इंडिया में, और रेशियो कम क्यों है, क्योंकि उसका एक रीजन है मैटरनिटी लीव, जो कि कोई भी कंपनी देना नहीं चाहती, क्योंकि मैटरनिटी लीव्स में पे करना पड़ता है उनको। ऐसा नहीं है लीव देना है, पे करना पड़ता है उनको। और इसके लिए इंडिया में मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, इन चीजों को इंश्योर करने के लिए कि ये चीजें हो। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, अन्नपूर्णा देवी इसकी मिनिस्टर हैं। इज द मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इन इंडिया।